हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मौर्यकालीन कला संस्कृति की हम बात कर रहे थे। और उसमें हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सम्राट अशोक के शिलालेखों की हमने बात कर ली थी। देखो, आज हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की। किसकी बात करेंगे? स्तंभ लेखों की हम बात करते हैं कि मौर्य काल में कौन कौन से स्तंभ लेख बनाए गए हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मौर्य काल में जो स्तंभ लेख बनाए गए हैं वो दो प्रकार के बनाए गए हैं। एक तो स्तंभ लेख वो है जो आकार में बड़े थे, और एक स्तंभ लेख वो है जो आकार में छोटे थे। जो आकार में बड़े स्तंभ लेख थे उनको क्या कहा गया है? वृहत। क्या कहा गया है? वृहत स्तंभ लेख कहा गया है। और जो आकार में छोटे थे उनको लघु स्तंभ लेख कहा गया है। इस प्रकार से स्तंभ लेखों को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे वृहत स्तंभ लेख और एक हम पढ़ेंगे लघु स्तंभ लेख। देखो, हम बात करते हैं वृहत स्तंभ लेखों की कि मौर्य काल में कुल कितने वृहत स्तंभ लेख हमारे को प्राप्त हुए हैं। ये जो वृहत स्तंभ लेख है वो किसके समय के हैं? ये सम्राट अशोक के समय के हैं। कौन से? ये जो स्तंभ लेख हम पढ़ने वाले हैं वो सम्राट अशोक के समय के स्तंभ लेख हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सम्राट अशोक के समय के जो वृहत स्तंभ लेख हमारे को प्राप्त हुए हैं वो कुल 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कितने? कुल 7 वृहत स्तंभ लेख हमारे को प्राप्त हुए हैं, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखो, 6 स्थान कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली टोपरा। किसकी बात करेंगे? दिल्ली टोपरा। जो सम्राट अशोक के वृहत शिलालेख वृहत स्तंभ लेख हमारे को प्राप्त हुए हैं वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 6 स्थान ये है आपके सामने। जो पहला प्राप्त हुआ है वो आपके सामने दिल्ली टोपरा से। कहां से प्राप्त हुआ है? दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखो, एक नाम आता है दिल्ली मेरठ। दूसरा स्थान कौन सा है? दिल्ली मेरठ है। इसके बाद में देखो, तीसरा स्थान है लोरिया अरराज। कौन सा है? लोरिया अरराज है। इसके बाद में देखो, लोरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ है। एक नाम मिलता है रामपुरवा और एक नाम मिलता है आपके सामने प्रयाग कौशाम्बी। कौन सा नाम मिलता है? प्रयाग कौशाम्बी। तो इस प्रकार से ये कुल 6 स्थान है जहां से सम्राट अशोक के वृहत स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, जो दिल्ली है एक तरफ आप दे रखा है टोपरा, तो ये जो नाम दे रखे हैं बाद वाले ये इनके पूर्व स्थल है कि पहले ये कहां पर स्थित थे। और ये जो दिल्ली, ये दिल्ली, लोरिया, रामपुरवा और प्रयाग, ये वर्तमान में जहां पर स्थित है वह है ये। ठीक है। अब देखो, जो दिल्ली टोपरा है और जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, सम्राट अशोक के जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है उनको वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में ये कहां पर है? दिल्ली में है। और इनको वर्तमान में दिल्ली में जो लगवाया गया था वो किसके द्वारा लगवाया गया था? तो दिल्ली टोपरा व दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो आपके सामने अशोक के हैं उनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लगवाया गया था। और वर्तमान में ये कहां पर है? दिल्ली में। इसके बाद में देखो, जो आपके सामने लोरिया अरराज है, लोरिया नंदनगढ़ है और एक है आपके सामने रामपुरवा। ये तीनों के तीनों ही जो वृहत स्तंभ लेख है वो कहां पर स्थित है? आपके सामने बिहार में स्थित है। इसके बाद में एक प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक का सबसे सुरक्षित कौन सा? सबसे सुरक्षित वृहत स्तंभ लेख कौन सा है? तो वो आपके सामने है लोरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़। जो लोरिया नंदनगढ़ सम्राट अशोक का वृहत स्तंभ लेख है वो सबसे सुरक्षित क्या है? सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। रामपुरवा कहां पर है? आपके सामने बिहार में है। इसके बाद में जो प्रयाग कौशाम्बी है उसको प्रयाग में किसके द्वारा लगवाया गया था? तो अकबर के द्वारा इसको प्रयाग में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से ये सम्राट अशोक के वृहत स्तंभ लेख हैं। कितने हैं? 7 हैं, जो आपके सामने 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखो, सम्राट अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख दिए गए हैं आपके सामने। कुछ लघु स्तंभ है वो कहाँ कहाँ पर है? देखो, सांची का जो लघु स्तंभ लेख है वो हमारे को कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। जैसे कि सम्राट अशोक का सांची का लघु स्तंभ लेख हमारे को मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में एक नाम मिलता है आपके सामने सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, जो हमारे को कहां से प्राप्त हुआ है? तो जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है वो आपको सामने है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश से हमारे को यह प्राप्त हुआ है। इसके बाद में एक नाम मिलता है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। कौन सा? कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख।
ये भी हमारे को उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनना, जो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है उसका एक उपनाम मिलता है, इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। किसको? जो कौशाम्बी का स्तंभ लघु स्तंभ लेख है इसको रानी का क्या कहा जाता है? लेख भी कहा जाता है। किसको? इसमें सम्राट अशोक की रानी का क्या मिलता है? नाम मिलता है, साथ में उसकी कुछ जानकारियां मिलती है। इस कारण कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है उसको रानी का लेख भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो एक नाम मिलता है जिसका नाम है रुम्मिनदेई। कौन सा है? रुम्मिनदेई स्तंभ लघु। ये सारे के सारे कौन से हैं? लघु है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख ये नेपाल से प्राप्त हुआ है। साथ में एक नाम मिलता है निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख, ये भी आपके सामने नेपाल से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ आपके सामने सम्राट अशोक के क्या थे? सम्राट अशोक की ये लघु स्तंभ लेख थे। इसके बाद में हम बात करते हैं ताम्रपत्राभिलेख। कला के अंतर्गत हम एक नाम आता है आपके सामने ताम्रपत्राभिलेख। मुगल क्या मौर्यकालीन ताम्रपत्राभिलेखों की हम बात करते हैं। तो जो मौर्यकालीन ताम्रपत्राभिलेख है वो कितने प्राप्त हुए हैं? तो ये 2 प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? तो जो आपके सामने मौर्यकालीन ताम्रपत्राभिलेख है वो 2 प्राप्त हुए हैं। एक है आपके सामने महास्थान, ठीक है, और एक है आपके सामने सोहगरा। ठीक है, जो आपके सामने महास्थान है वो बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है ताम्रपत्राभिलेख, और जो आपके सामने सोहगरा है वो आपके सामने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो ये आपके सामने जो है सम्राट अशोक के स्तंभ लेख थे और मौर्य काल के ताम्रपत्राभिलेख थे। देखो आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि जो सम्राट अशोक को जो आपके सामने स्तंभ लेख बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिली थी? तो कि ईरान के शासक थे जिनका नाम था डोरियस प्रथम। ईरान के शासक डोरियस प्रथम के द्वारा या ईरान के शासक डोरियस प्रथम से सम्राट अशोक को स्तंभ लेख बनाने की क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन कुछ गुहा अभिलेखों की बात करते हैं कि गुफाओं में कौन कौन से अभिलेख खुदवाए गए या कौन कौन से अभिलेख लगवाए गए, उसकी हम बात करते हैं। तो गुहा अभिलेख का मतलब होता क्या है? तो ध्यान से सुनना, गुहा पर लिखा या गुहा पर लिखित क्या लेख, गुहाओं पर लिखित लेख ही क्या थे? गुहाभिलेख थे। अब गुहाभिलेख यानी गुफाओं का निर्माण क्यों करवाया गया? ये भी बात महत्वपूर्ण है ना कि गुफाओं का निर्माण क्यों करवाया गया। तो गुफाओं का निर्माण इसलिए करवाया गया, जो आजीवक धर्म के अनुयायी थे उनके निवास स्थान के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कि आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास स्थान के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया। और जब उन गुफाओं का निर्माण करवाया गया और उन गुफाओं के अंदर ही कुछ लेख लिखवा दिए गए, वही क्या थे? आपके सामने गुहाभिलेख थे। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि कुल कितने गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं, कि मौर्यकालीन कुल कितने गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन कुल 8 गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? मौर्यकालीन कुल 8 गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में देखो वो 8 कौन कौन से हैं। देखो सम्राट अशोक के समय के कितने गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं? 4 प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में मौर्यकालीन एक शासक है जिनका नाम है दशरथ के 4 गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 3 और 4 7, और एक जो आपको प्राप्त हुआ है वो राजगृह में प्राप्त हुआ है। देखो हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक के समय के 3 गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं, और जो सम्राट अशोक के समय के जो 3 गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं वो बारबरा पहाड़ी पर बनवाए गए थे। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा बारबरा पहाड़ी पर 3 गुहाभिलेखों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें एक है आपके सामने कर्ण चौपार। ठीक है, पहला कौन सी थी? पहला गुहाभिलेख आपके सामने कर्ण चौपार था, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया। उसके बाद में सुदामा का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपके सामने सम्राट अशोक ने करवाया था। और एक था आपके सामने विश्व झोंपड़ी। ठीक है, ये 3 गुहाभिलेखों का जो निर्माण करवाया जाता है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद में शासक आता है मौर्यकालीन शासक जिसका नाम था दशरथ के द्वारा 4 गुहाभिलेखों का निर्माण करवाया गया। लेकिन ध्यान से समझना कि दशरथ के द्वारा 2 पहाड़ियों पर गुहाभिलेखों का निर्माण करवाया गया था। दशरथ के द्वारा जो बारबरा पहाड़ी थी उस पर एक गुहाभिलेख का निर्माण करवाया जिसका नाम था लोमेश ऋषि। ठीक है, बारबरा पहाड़ी पर दशरथ के द्वारा जो गुहाभिलेख का निर्माण करवाया गया उसका नाम था लोमेश ऋषि। उसके बाद में देखो
दशरथ के द्वारा एक पहाड़ी चुनी गई दूसरी, जिसका नाम था नागार्जुन पहाड़ी। और नागार्जुन पहाड़ी पर इसने 3 गुहा विलेख बनवाए थे। गोपी है, वापी है और पदथिक है। गोपी, वापी और पदथिक, गोपी, वापी और पदथिक। इसके बाद में देखो इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 और 7, और कुल कितने प्राप्त हुए हैं? 8। ये कौन सा हो जाएगा आपके सामने? 8। और जो 8वीं जो गुहा विलेख प्राप्त हुआ है 8वां, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजगृह में प्राप्त हुआ है, यानी कि राजगृह से प्राप्त हुआ है। और वो कौन सा है? सीतामढ़ी। कौन सा है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो गुहा विलेख है वो राजगृह से प्राप्त हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा गुहा विलेख है जो कहाँ पर बना हुआ है? ध्यान से सुनना, धरातल पर बना हुआ है, यानी कि ये किसी भी कोई पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है। तो मौर्यकालीन एकमात्र गुहा विलेख है जो किस पर बना हुआ है? आपके सामने धरातल पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुहा विलेख थे। आगे हम बात करें राजप्रसादों की, कि मौर्यकालीन कौन कौन से राजप्रसाद हैं। तो मौर्यकालीन राजप्रसाद जो है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, या उनको उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? कि जो राजप्रसाद थे, कौन से मौर्यकालीन जो राजप्रसाद थे उनको प्रकाश में लाने का कार्य या उत्खनन करने का जो कार्य है उसका श्रेय किसको जाता है? तो उसका श्रेय जाता है आपके सामने स्पूनर महोदय को। किसको जाता है? कि मौर्यकालीन जो राजप्रसाद है उनका उत्खनन या उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो आपके सामने जाता है स्पूनर महोदय को। इसके बाद में देखो इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? जो मौर्यकालीन राजप्रसाद है उसके साक्ष्य मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं? तो मौर्यकालीन राजप्रसादों की जो साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं वो 2 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कितने स्थानों से? 2 स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक तो आपके सामने है बुलंदी बाग, जो कहाँ पर स्थित है? बुलंदी बाग है। और इसके बाद में एक है आपके सामने कुम्हरहार। कौन सा है? कुम्हरहार। जो ये तो है आपके सामने पटना में, और ये भी कहाँ पर है? पटना में। दोनों के दोनों ही पटना के समीप है। कौन कौन सी राजप्रसाद के 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 2 स्थान प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक है आपके सामने बुलंदी बाग और एक है आपके सामने कुम्हरहार। देखो ये तो हो गई कुछ राजप्रसाद की बात। देखो जब हमने टॉपिक शुरू किया था उस समय हमने बात की थी कि एक मौर्यकालीन कला का जानकारी का स्रोत मिलता है जिसका नाम है स्तूप। अब देखो हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि स्तूप क्या होते हैं। देखो स्तूपों की मैं बात करूं, स्तूप क्या होते हैं? मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और मुख्यतः जो मौर्य काल में स्तूप बनाए गए थे वो किसके बनाए गए थे? ईंटों के बनाए गए थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। मौर्य काल में जो मुख्यतः स्तूप बनाए गए वो किससे बनाए गए थे? ईंटों से बनाए गए थे। लेकिन देखो एक प्रमाण मिलता है जिसका नाम है सांची का स्तूप। क्या नाम है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। साथ में एक स्तूप मिलता है जिसका नाम है बोध गया का स्तूप। कौन सा है? बोध गया का स्तूप। जो सांची का स्तूप है और बोध गया का स्तूप है, इन दोनों स्तूपों का निर्माण कालांतर में शुंग काल में, किस काल में? शुंग काल में। शुंग काल में पहली बार इन दोनों स्तूपों का निर्माण जो है पत्थर से करवा दिया गया था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो मौर्यकालीन हमारे को स्तूप प्राप्त हुए हैं वो मुख्यतः ईंटों से बने हुए हैं। लेकिन सांची का जो स्तूप है, साथ में बोध गया का जो स्तूप है, उनका निर्माण शुंग काल में पत्थर से करवा दिया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ये स्तूप है। मुख्य मुख्य स्तूपों की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है आपके सामने सांची का स्तूप। कौन सा आता है? सांची का स्तूप। ये कहाँ पर है आपके सामने? सांची का स्तूप बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में नाम आता है सारनाथ का स्तूप। कौन सा? सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का जो स्तूप बना हुआ है वो आपके सामने उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। एक आता है आपके सामने चौखंडी, चौखंडी का स्तूप। चौखंडी का स्तूप बना हुआ है वो आपके सामने उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में एक नाम आता है पिप्र। क्या नाम आता है? पिप्र। पिप्र हवा, पिप्र हवा का स्तूप। पिप्र हवा का स्तूप है लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में। इसके बाद में है एक है आपके सामने तक्षशिला। तक्षशिला का स्तूप जो आपके कहाँ पर है? पाकिस्तान में बना हुआ है। इसके सामने बोध गया बिहार का। बोध गया, बोध गया का स्तूप कहाँ पर है? आपके सामने बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। इसके बाद में एक आता है अमरावती। कौन सा? अमरावती। अमरावती स्तूप कहाँ पर बना हुआ है? अमरावती जो स्तूप बना हुआ है वो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में है
बरहूत का स्तूप, बरहूत का जो स्तूप है वो आपके सतना जिला मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, जो बरहूत का स्तूप है वो आपके सामने कहाँ पर बना हुआ है, सतना जिला मध्य प्रदेश में बना हुआ है। अब ये जो स्तूप है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है आपके सामने अमरावती स्तूप। क्यों ये महत्वपूर्ण है, कि दक्षिणी भारत का एकमात्र स्तूप है। कौन सा, दक्षिण भारत का, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो अमरावती 7 नंबर वाला अमरावती है ना, वो दक्षिण भारत का एकमात्र स्तूप है जिसका निर्माण किसने करवाया था, सातवाहन काल में हुआ था। किसमें हुआ था, दक्षिण भारत का एकमात्र स्तूप है जिसका नाम है अमरावती स्तूप, जो कहाँ पर है आपके सामने आंध्र प्रदेश में। इस एकमात्र अमरावती स्तूप का निर्माण आपके सामने सातवाहन काल में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आकर आपके सामने मौर्यकालीन कला संस्कृति समाप्त होती है। देखो हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, अब हम एक बात और कर लेते हैं कि जो मौर्य वंश था, मौर्य काल था, उसका अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अंतिम शासक की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमारी कक्षा गुप्त वंश के बारे में समाप्त शुरू हो जाएगी। तो देखो एक नाम मिलता है बृहद्रथ। ये नाम है कि मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य काल का अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक, कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। अब देखो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य काल का अंतिम शासक था जिसका नाम था वृहद्रथ अंतिम शासक था किसका, मौर्य काल का अंतिम, मौर्य वंश का या मौर्य काल का अंतिम शासक वृहद्रथ था। और वृहद्रथ का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी, पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में मगध साम्राज्य पर अधिकार करता है। और शुंग वंश की नींव कौन रखा था, शुंग वंश। तो ध्यान से सुनना कि मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य पर किस वंश ने अधिकार किया था, शुंग वंश ने अधिकार किया था। शुंग के बाद में कई शासक आए, कई वंश आए। ठीक है, वो आते हैं आपके सामने मौर्योत्तर काल में। किसमें पढ़े जाते हैं, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल